हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। बात ये है कि हमारा जो टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स का है। और जिस तरह से आप पीछे डायग्राम देख रहे हो तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि सर क्या टॉपिक करवा रहे हो, इतना मजेदार टॉपिक। हाँ, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी फिजिक्स की आप फिजिक्स प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट फिजिक्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उस प्लेलिस्ट के अंदर प्रकाश चैप्टर की 4 क्लासेस हैं, उस क्लासेस को देखिए। उसके बाद में इस क्लासेस को देखोगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। चलिए करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है हमारा दर्पण। क्या? दर्पण। अब दर्पण आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन सभी ने देखा है। क्या देखा है? दर्पण का मतलब होता है शीशा। शीशे था दिल मेरा, वो वाला शीशा है। ठीक है। और इसको बोलोगे तो आप बोल सकते हो मिरर। सुबह सुबह उठ के सभी देखते हो ना मिरर, है ना? वो मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब यहां पर आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की एक परिघटना होती है, प्रकाश का परावर्तन, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहली बात। दूसरी बात हमारी, अब जो हमें वस्तु दिखाई दे रही है ना, वो एक प्रतिबिंब है। वो एक क्या है? एक प्रतिबिंब है। अब बिंब और प्रतिबिंब दो शब्द हैं आपके लिए नए। एक तो होता है बिंब और एक होता है प्रतिबिंब। अब बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है? बिंब होता है, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप शीशे के सामने जाते हो, तो जो आप शीशे के सामने खड़े हो, यानी कि आप जो रील में आप शीशे के सामने खड़े हो, वो तो हो आप बिंब। और जो शीशे में आपको सामने से बंदा दिखाई दे रहा है, यानी कि आप खड़े तो आप ही दिखाई दोगे, जो शीशे में आपको सामने से बंदा दिखाई दे रहा है, वो बंदा क्या है? वही आपका प्रतिबिंब है, यानी कि इमेज। आप उसे इमेज बोलते हो। ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। बिंब और प्रतिबिंब आपको दो शब्द समझ। बिंब क्या होता है? जो रियल वस्तु है वो। और प्रतिबिंब क्या होता है? जिसकी दर्पण में इमेज बनती है, वो होता है प्रतिबिंब। तो आपको दो शब्द तो क्लियर हो गए कि सर बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। अब एक बात ध्यान रखना, दर्पण में हमेशा प्रकाश का परावर्तन होगा। दर्पण में कौन सी परिघटना होगी? दर्पण में हमेशा प्रकाश की परावर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। एक तो मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, हरवी सर को बोलेंगे हिंदी सिखाएंगे मुझे। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने दूसरे माध्यम के पथ से टकराकर पुनः उसी पथ में लौट जाती है, तो वो क्या होता है? परावर्तन। और परावर्तन का नियम किसने दिया था? स्ट्रोक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कोण आई बराबर कोण आर, वो सारी बातें मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन नियम में मैंने आपको समझाई थी। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो हम घरों में दर्पण यूज करते हैं, वो दर्पण यूज करते हैं हम कौन सा? वो हम यूज करते हैं समतल दर्पण। कौन सा? समतल। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। यानी कि बिल्कुल फ्लैट होता है वो। बिल्कुल फ्लैट, ना तो उभरा हुआ ना धसा हुआ, बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, समतल दर्पण में वस्तु के आकार का लगभग उतना ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अब अपने दर्पण के आगे बात करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। कौन से दर्पण की? गोलीय दर्पण की। यानी कि गोलीय दर्पण नाम आ गया तो यहां पर आपको एक बात तो क्लियर होगी कि वस्तु और जो आपका दर्पण होगा वो गोल होगा। गोल होगा। लेकिन गोलीय दर्पण में हम बात करेंगे, तो अब हम करते हैं इस बात को शुरू। पहला है गोलीय दर्पण। गोलाकार तल से बनाया गया दर्पण होता है ये। यानी कि अब दर्पण जो बनते हैं मैक्सिमम अपने कांच को ही मानते हैं। इसको कांच को, कांच से दर्पण बनता है। तो कांच की शीट होती है, तो ये गोलाकार शीट हो गई। इसको काट कर ही दर्पण बनाया जाता है। इसको काट कर दर्पण बनाया जाता है, यानी कि उसका एक गोलाकार तल से बनाया जाता है। एक तली पर पारे की कतई, पारे की कलई, ये आपको याद रखना है। पारे की कलई, यानी कि अब ये बिल्कुल फ्लैट है कांच, और कांच की शीट में से जब आप देखते हो तो उसके आपको आर पार दिखाई देता है। कांच में कौन सी परिघटना होती है? कांच में होती है अपवर्तन। कांच में कौन सा होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दर्पण की। दर्पण में क्या होता है? देखो, अब मान लीजिए
दर्पण तैयार कैसे होता है वैसे देखा जाए तो, शीशा मिरर तैयार कैसे होता है, एक कांच की शीट है ये, ठीक है, यानी कि इसके आपको आर पार दिखाई दे रहा है। अब आर पार दिखाई दे रहा है तो मतलब प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। लेकिन अब आपने क्या किया, इस एक शीट के आगे आपने क्या कर दिया, एक साइड में इस तरह से कलर कर दिया, किस चीज का, या तो आपने क्या कलर किया, वो नाम याद रखना है, पूछा जाता है, पारे की कलई या लेड ऑक्साइड, या तो पारे की कलई और या लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इसका आप पेस्ट लगा दोगे इस साइड, तो ये जो सतह होगी ये कौन सी बन जाएगी आपकी, पीछे से बिल्कुल ढक जाएगी। अब जो प्रकाश आएगा, प्रकाश की कोई भी किरण आएगी तो ये अब आर पार नहीं जा पाएगी, अब आर पार नहीं जा पाएगी तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ये वापस जाएगी, ये वापस जाएगी। अब वापस जाएगी तो सीधे सामने आप खड़े हो और आपके सामने आपकी फोटो दिखाई दी जाएगी। ये तो है समतल दर्पण की बात। अब गोलीय दर्पण में क्या होता है, इसमें गोलीय दर्पण में, अब गोलीय दर्पण जो तैयार होता है तो वो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब ये गोल से काटा गया है, बिल्कुल गोल है, ठीक है, यानी कि गोला था, मैंने इसको दो भागों में काट दिया, एक भाग तो मैंने ये तैयार कर लिया और एक भाग मैंने ये तैयार कर लिया। अभी ये दोनों कांच हैं, मुझे अब इसे दर्पण बनाने हैं, कौन से, गोलीय दर्पण। तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो मैं इसके इस साइड कलर कर दूं, इस साइड, इस साइड कलर किया तो ये सतह परावर्तक हुई, ये सतह क्या हुई, परावर्तक, यानी कि ये कौन सा दर्पण होगा। अब इस दर्पण को देखो तो ये आगे से उभरा हुआ है, आगे से उभरा हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार के दर्पण को बोला जाता है उत्तल दर्पण। ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, उभरा का मतलब आगे की ओर। अब इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊं क्या, आजकल तो आप टीवी देखते नहीं हो, और जब हम छोटे हुआ करते हैं, आजकल टीवी तो अगर घरों में होता है तो एलसीडी मोस्टली होती है, एलसीडी या एलईडी आ गई अब तो, उस टाइम जो टेलीविजन आते थे उस टाइम टीवी होता था, तो टीवी पहले ब्लैक एंड व्हाइट आए फिर रंगीन आए, तो ना एक हमारे पड़ोस में किसी के घर में टीवी होता था, बड़ा ही काफी बड़ा टीवी था, और उसके ऐसे ना मतलब आगे पेट सा होता था इस तरह से, मतलब देखने में लगता था भाई उसका ना, आप समझ रहे हो, मतलब जो आगे का जो पर्दा होता है ना, आगे का जो कांच होता है वो ऐसे फूला हुआ होता था, तो हम कहो पेट वालो टीवी आओ, इस तरह से उसके नाम हमने रखे हुए थे। तो आगे की ओर उभरा हुआ, तो आगे का उभरा का उसे उत्तल, उसे उभरा। अब मैंने क्या किया, एक तो मैंने दर्पण तैयार कर दिया, ये की पॉसिबिलिटी है अंदर की तरफ कर दिया, अब मैं करता हूं इसके बाहर की तरफ, कल इसके बाहर की तरफ ये जो मैंने आपको लेड ऑक्साइड की परतें लगा दी, तो अब ये इसका दर्पण सतह क्या होगी, अंदर की ओर धसी हुई, क्या होगी, धसी हुई होगी, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। आपको गोलीय दर्पण में समझ में आ गया, कौन से होते हैं गोलीय दर्पण, दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल और एक अवतल। समतल दर्पण होता है, उसके क्वेश्चन मैंने आपको प्रकाश वाले चैप्टर में करवा दिए थे। तो मैं थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लेता हूं। चलिए करते हैं शुरू। दूसरी सतह परावर्तक की तरह कार्य करती है, यानी कि इसने कहा है कि एक सतह पर तो आपने लेड ऑक्साइड या पारे की कतई का कलर कर दिया, और दूसरी सतह आपकी क्या होगी, ये दूसरी सतह होगी आपकी परावर्तक सतह। तो ऐसे दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण। ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है उत्तल दर्पण। अब देखो ये आगे की ओर उभरा हुआ, पीछे की ओर कलर कर दिया। परावर्तक सतह उभरा रहता है, यानी कि जिस पर प्रकाश की किरण टकराएगी और परावर्तन होगा प्रकाश का, तो वो कौन सी होगी, परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह आगे की ओर उभरी हुई होती है। उत्तल दर्पण का एक नाम और है, स्टार लगा के लिखो तो लिख लो, नहीं तो अंडरलाइन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको सही लगे। इसका एक और नाम होता है अपसारी, अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण। चलिए, अनंत से आने वाली किरणों को
फैलाता है। यानी कि ये क्या करता है, अपसारी दर्पण क्या करते हैं, किरणों को फैलाता है। किरणों को क्या करता है, फैलाता है। किरणों को क्या करता है, फैलाता है। यानी कि उस पर कोई किरण टकराएगी तो वो किरण को फैलाएगा। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण की बात हो रही है, प्रकाश लड़के का नाम नहीं है और किरण लड़की का नाम नहीं है। कहीं आप बोलो कि सर प्रकाश की किरण, है ना, वो चीज नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करना। तो प्रकाश, जो प्रकाश की किरण आती है तो वो किरणों को क्या करता है, फैलाता है चारों तरफ, आगे की ओर बढ़ा हुआ है। अब देखो, आप कहोगे सर कैसे, हमें समझ में नहीं आया। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। प्रकाश का क्या गुण है, परावर्तन में क्या होता है कि परावर्तन में क्या होता है, एक प्रकाश की किरण है कि पथ पर टकराएगी और पुनः उसी पथ में लौट जाएगी। अब देखो, अब ये बिल्कुल फ्लैट है, यहां पर कोई किरण आई तो टकराकर ये उसी माध्यम में लौट जाएगी। अब दर्पण है गोलीय, तो इस पर अगर मान लीजिए यहां कोई किरण आएगी, टकराएगी ना, तो वो इस तरह से फैल जाएगी। यहां कोई किरण आई तो वो फैल जाएगी, या बिल्कुल स्ट्रेट में आएगी तो वो वापस चली जाएगी। तो ये किरणों को फैलाता है। किरणों को क्या करता है, फैलाता है। इसलिए इसे बोलते हैं अपसारी दर्पण। अप का मतलब फैलाने वाला, अपसारी दर्पण। धीरे धीरे जगह बन जाएगी भाई, अभी क्योंकि वही बात है, नॉर्मल बोर्ड है, स्लाइड लिखने में भी टाइम लगा है, एकदम मिटा नहीं सकते। तो अपसारी दर्पण, क्योंकि अपसारी दर्पण क्या होता है, अनंत से आने वाली किरणों का। अनंत का मतलब क्या है, अनंत का मतलब है अब सूर्य है अनंत दूरी पर है हमारे से, लेकिन सूर्य की प्रकाश की किरणें तो आ रही हैं, सूर्य से प्रकाश की किरणें तो आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अब ना एक दिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, मैं आपको एक चीज आपको कहूंगी कि सर ये क्या फालतू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया, एक मिनट में आपको बताता हूँ। आपको पता हो तो, आप अगर मेरे साथ सोशल मीडिया पर ऐड हो, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेन की वीडियो बनाना या ट्रेन पर सफर करना मुझे बहुत ही मजेदार लगता है। तो जब मैं रेलवे स्टेशन पे होता हूँ ना, तो मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे स्टेशन पे बैठा था, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन का साइज है वो मेरे से छोटा है या बड़ा है, तो ट्रेन का साइज है वो मेरे से काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी उसका जो प्रतिबिंब है, यानी कि उसकी ट्रेन आती हुई उसकी जो इमेज है वो मेरी आंखों में पूरी पूरी बन रही है। ऐसा कैसे, मतलब मेरी आंख, मुझे तो ट्रेन बहुत बड़ी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन मुझे तो अब जैसे दूर से आ रही है तो ट्रेन इतनी सी दिखाई देती है। अब अपनी आंख के, कभी ट्रेन आती हुई ना, या आप किसी दूर से वस्तु आ रही, कोई दूर से वस्तु खड़ी है, ठीक है, आप खुले आसमान में हो या दूर कहीं खड़े हो और आप दूर की वस्तु देखोगा, अब जैसे मान लीजिए सामने सामने से कोई व्हीकल आ रहा था, आपको वो देखो, वो तो हुई है ना, मतलब अपनी आंख के करीब से आप उसके साइज माप लेते हो। यानी कि हम प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल लेंस, जब मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा ना तब ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये थोड़ा सा दिमाग में आ गया इसलिए आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई, परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है, तो परावर्तक सतह धसा रहता है। इसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। याद रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा देता है वो। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी। कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी। याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन उठाता है वो, सीधा 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 क्वेश्चन उठाता है। यहां से अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है, यानी कि अनंत से आने वाली किरणों को ये इकट्ठा करता है। अनंत से जो किरणें आ रही है ना उनको इकट्ठा करता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब आगे अपने चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और आगे आपकी मर्जी है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, आगे थोड़ा सा जिक्र करते हैं क्या कहना चाहता है। देखो भी, एक टॉपिक है ना, कुछ टॉपिक फिजिक्स के ऐसे हैं, ऐसे लगता है पता नहीं क्या ही है, लेकिन वही बात है, पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़ना आसान होता तो हर कोई पढ़ लेता, ठीक है। चलिए, ये दोनों दर्पण किसी गोले का एक कटे भाग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कांच का गोला है, कांच का गोला है, आग का गोला नहीं है। कहीं आप बोलो सर आग का गोला फिल्म आई थी, है ना, तो यानी कि गोले का कटा हुआ भाग है, तो इतने भाग को अपने काट देंगे तो अपने दर्पण तैयार कर सकते हैं। अब देखो, अब आपको एक याद रखना है, ये एक गोले का कटा हुआ भाग है, यहाँ पे मैंने गोला बना दिया और इसको मैंने यहां से काट दिया, इतनी बात आप याद रखो। तो उस गोले का जो केंद्र होता है, अब इस गोले का कोई ना कोई केंद्र बिंदु होगा, यानी कि ये केंद्र बिंदु। अब मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, आप साथ के साथ बनाओ, आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे। आप उस डायग्राम को साथ के साथ बनाने का प्रयास करो।
पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप वाइज चलो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये दोनों दर्पण होते हैं, यानी कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों किसके भाग है, गोले का कटा भाग है। यानी कि पहले आप गोले को काट कर एक दर्पण बना दो, यहां पर बना दिया, ठीक है, ये आपने दर्पण बना दिया। चलो मैं यहां पर कोई सा भी बना सकते हो आप, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इस गोले का कोई ना कोई त्रिज्या या उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, कोई ना कोई केंद्र होगा। तो इस गोले का जो केंद्र है ना, वो इस दर्पण का केंद्र का क्या नाम होगा, इसे अपने क्या नाम देंगे, यानी कि ये इस दर्पण का भी तो केंद्र ही है। आप प्रकार लेकर कभी अब तो शायद स्कूलों में करवाई जाती है, नहीं करवाई जाती, प्रकार होते थे पहले, आप ऐसे चाप काटते थे, पूरा वृत्त न बनाकर आधा वृत्त बनाते थे। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये क्या बनेगा, ये एक गोला था कांच का, दर्पण का गोला था, मैंने इसको काटकर ये दर्पण बना दिया, ठीक है, मैंने ये दर्पण बना दिया। तो इस गोले का जो केंद्र था ना, वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा, सी। क्या कहलाएगा, सी, यानी कि सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र। याद रखना है, पूछ सकता है कि वक्रता केंद्र क्या होता है, कि वक्रता केंद्र क्या होता है। पहले तो आप इस वक्रता केंद्र को नोट करो। वक्रता केंद्र, पहले तो आपको दर्पण समझ में आ गया, गोले को कटा हुआ भाग है, हमने दर्पण बना दिया। उसके बाद में वक्रता केंद्र, तो जो गोले का केंद्र होता है ना, वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इस वक्रता केंद्र को किससे डोनेट करते हैं, सी से डोनेट करते, किससे डोनेट करते हैं, सी से। दर्पण का मध्य बिंदु, अब इस दर्पण के बीचों बीच, यानी कि इन दोनों के बीच का जो बिंदु है, यानी कि ये वाला पॉइंट, दर्पण का मिड पॉइंट, दर्पण का मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ध्रुव को लिखते हैं पी से, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। तो पी फॉर पोल, बी फॉर बॉल, पी फॉर पोल। सी मैंने यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि केंद्र को सेंटर बोलते हैं, केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर। तो सी फॉर सेंटर। इस तरीके से चीज याद करोगे ना, तो अपने आप चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। ध्रुव को पी से। अब दो चीजें आपको पता लगी, एक तो आपको केंद्र पता लग गया और एक आपको पी पता, यानी कि ध्रुव पता लग गया। दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष रेखा कहलाती है। यानी कि ये वक्रता केंद्र हो गया और ये आपका हो गया ध्रुव। अब ये जो मैंने लाइन डोनेट की है, ये मैंने जो लाइन खींची है, इस लाइन का क्या नाम होता है, इसका होता है प्रधान अक्ष रेखा। इस लाइन का क्या नाम होता है, इस लाइन का नाम होता है प्रधान। लिखो भाई साथ के साथ, क्योंकि ये चीजें आगे आपके काम आएगी, क्योंकि आगे ये डायग्राम बने हुए ना, पता आपको लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन आपको पढ़ने में आगे मजा आएगा। प्रधान अक्ष रेखा, क्या नाम है, प्रधान अक्ष रेखा। ये भी आपको पता लग गई। आपको चार चीजें पता लग गई। पहली चीज आपको क्या पता लगी, दर्पण पता लग गया। दूसरी चीज आपको वक्रता केंद्र पता लग गया। तीसरी चीज आपको ध्रुव पता लग गया और चौथी चीज आपको प्रधान अक्ष रेखा पता लग गई। दर्पण व वक्रता केंद्र के, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सररेखा के मध्य बिंदु, यानी अब इन दो, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इस रेखा का जो मिड पॉइंट है, इस रेखा का जो ये मिड पॉइंट है, यानी कि जो आपका फोकस होगा, जो आपका मिड पॉइंट होगा, उसे अपने क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे एफ या फोकस बिंदु। क्या नाम देंगे, एफ से डोनेट करते हैं और इसे बोलते हैं फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु किसके बीच में होगा, सी और पी के बीच में, बिल्कुल पी और सी और पी के बीच में बिल्कुल कौन होगा, आपका फोकस होगा। ये भी आपको पता चल गई बात। 5 बातें आपको समझ में आ गई, तो आपको दर्पण की नॉर्मल इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। बोलो यस और नो। अगर यहां तक समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में यस डाल देना, अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ये दर्पण, दर्पण क्या होता है, गोले का कटा भाग। उसके बाद में वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले की जो केंद्र होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसे ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष रेखा बोलते हैं। और दर्पण का जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र होता है, उसके बीच का जो पॉइंट होता है, उसे अपने फोकस बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गई है बात। अब यहां से अपने फोकस दूरी निकालना चाहिए, यहां से अपने क्या निकालना चाहिए, फोकस दूरी निकालना चाहिए। तो बहुत आसान है,
बहुत ही आसान है फोकस दूरी। कैसे सर? अभी निकाल देते हैं फोकस दूरी। चलो पहले फोकस दूरी निकालते हैं। इस दूरी को मैं क्या वक्रता त्रिज्या नाम दे सकता हूं? दे सकता हूं या नहीं नाम दे सकता? क्यों दे सकता हूं? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ये तो इसकी त्रिज्या ही तो होती है, ये त्रिज्या ही तो होती है। मैथमेटिक्स में शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तो ये भी तो इसकी त्रिज्या ही हुई। ठीक है, इसको नाम देते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या नाम देते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब हम पिछली लाइन क्या पढ़ के आए थे? विफोकस क्या होता है? सी और पी के बीच का जो मिड पॉइंट है, यानी कि सी और पी को अगर मैं दो भागों में, प्रॉपर दो भागों में काट दूं तो मुझे फोकस बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो फोकस दूरी तो यही हुई, यानी कि वक्रता त्रिज्या को अगर मैं दो से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी? फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कहां दिक्कत आ रही है? ये देखो, ये वक्रता त्रिज्या है और फोकस क्या होता है? वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के जो बिल्कुल मध्य का पॉइंट होता है, बिल्कुल जो मध्य का बिंदु होता है, उसे अपने फोकस बोलते हैं। अब इसने पूछ लिया अभी दर्पण से फोकस दूरी कितनी है। अगर अपने दर्पण से फोकस दूरी निकालना चाहें, किसी दर्पण की फोकस दूरी निकालना चाहें, तो हमें उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या पता होनी चाहिए। हमें उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उस वक्रता त्रिज्या की आप आधा कर दो, उस वक्रता त्रिज्या का आप आधा कर दो, आपको फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? आपको फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। उसके बाद में ये मैंने सी एफ पी दर्पण आपको बता दिया। अब आपको डायरेक्ट सूत्र याद करने हैं, एक दो सूत्र है डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, और बाकी मैं आपको समझाऊंगा भी, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आप बायोलॉजी किंग भाई नरेंद्र सर की क्लास से जुड़े हो और आपको परेशानी हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और हाँ भाई, एलडीसी की एग्जाम डेट है जो आपकी अनाउंस हो चुकी है, और उसकी एग्जाम सिटी भी जारी हो चुकी है। जिन बच्चों का आरएसएसबी एलडीसी का एग्जाम है, तो 5 जुलाई को आपका एग्जाम है, हमने जिक्र कर ही लिया था। उसकी जो एग्जाम सिटी है वो आउट हो चुकी है। अपनी एसएसओ आईडी से अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल कर और वहां से आप लिंक पर जाकर अपना एग्जाम सिटी चेक कर सकते हो। मैंने अपनी चेक कर ली है, और एक दिन में 2 एग्जाम होंगे आपके, वो हमने सारी डिस्कस कर ली थी। जब वैकेंसी आई थी, सिलेबस मैंने आपको सारा डिस्कस किया था, तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी वहां पर दे दी थी। तो अपनी तैयारी को और जोरों शोरों से शुरू करें, फटाफट रिवीजन करें, जो सारी बातें हैं वो आपको पता ही है। ठीक है, अपने वापस फिर पॉइंट पे आते हैं। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। इसका गोलीय दर्पण की, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो कैसे? अब u क्या होती है? तो u होती है वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी। ठीक है भाई, उसके बाद में v क्या होता है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये होती है आपकी v। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको इस सूत्र से आपको फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो f बराबर होती है आपकी फोकस दूरी। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अब देखो, ये मैंने कोई भी एक दर्पण बना दिया रफली, यहां पर मेरी वस्तु पड़ी है ए और बी नाम की। अब ये जो दूरी है इसको बोलेंगे u, और जो इसका आगे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है, तो उस प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हो जाएगी आपकी v। इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको फोकस दूरी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। आगे और रिसर्च करते हैं, आगे और पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो यह सूत्र लिख लो भाई, किसका? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपने लिख लिया होगा। चलिए, आवर्धन। आवर्धन, अब आपके लिए आवर्धन एक नया शब्द लग रहा है भाई। आवर्धन पता नहीं क्या है, बहुत ही इजी सा शब्द है, सीधा सीधा मतलब है। आवर्धन का मतलब होता है फैलाव, फैलना। कोई चीज कितनी बड़ी हो रही है वो आपका आवर्धन होता है। कोई चीज कितनी बड़ी हो रही है वो आपका आवर्धन होता है। कोई चीज कितनी बड़ी हो रही है वो आपका आवर्धन होता है। चलिए, आपको ना एक चीज बताता हूं, बचपन की यादें बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। एक है ना, बचपन में दूरबीन आया करती थी,
देखी होगी सभी ने, दूरबीन। उसमें दूर की चीजें पास दिखाई देती हैं, पास की चीजें दूर दिखाई देती हैं, है ना, वो चीज, वो आपका दूरबीन होती। तो वो दूरबीन इस आवर्धन पर काम करती थी। दूरबीन का, चलो बताओ, दूरबीन की खोज किसने की थी? है किसी को ध्यान? दूरबीन की खोज, तो दूरबीन की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। कितना अजीब नाम है ना, गैलीलियो गैलीली। और यही साइंस के जनक थे, साइंस के जनक भी यही थे, गैलीलियो गैलीली। अंतरिक्ष और स्पेस के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, गैलीलियो गैलीली। मतलब साइंस अगर आप पढ़ना चाहो, कभी मौका मिले, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कभी आपको मौका मिले ना, जब आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाओ, तो साइंस को एक बार जरूर पढ़ना। बहुत मजेदार चीज है साइंस, बहुत ही मजेदार। और जो पेरेंट्स या जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपको, कई बच्चों के मन में क्या होता है, जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, साइंस का नाम से बच्चे बहुत डरते थे कि साइंस हार्ड होती है। अरे साइंस जितना इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, साइंस जितना इतनी इजी है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं होता। बस बात होती है इंटरेस्ट की। साइकोलॉजी ये बात करती है, अगर आप किसी चीज में आपने पहले अपने माइंड को कमांड दे दी ना कि मुझसे नहीं होगा, तो वो आप जोर लगा लेना, कभी नहीं आकर आपसे। चलो मैं आज आपसे मेरी दिनचर्या की एक रियल लाइफ की, यहाँ पर साइंस की बात आ गया, वो कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं। मेरे 10th के अंदर परसेंट आए थे 53, और 12th में 72। ये मेरी गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से, और ये मेरी प्राइवेट स्कूल से। ये हुई है मेरी 2013 में, और ये हुई है 2016 में। यहां से आपको कुछ पकड़ में आएगा। 3 साल में 11वीं और 12वीं की है। मतलब जब मैंने 10th पास की, तो मेरे माइंड में यह था कि मुझे साइंस सब्जेक्ट लेना है। तो मुझे साइंस लेने के सभी ने मना किया। क्यों? क्योंकि मेरे परसेंटेज बहुत कम थे। तेरी साइंस में कौन पार पड़ा है, तो साइंस में क्या कर, ये वो बहुत। लेकिन मेरे मन में था कि मुझे साइंस पढ़नी है, और उनकी बातें सही निकली। मैं 11th क्लास गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो वहां पर मुझे 11th क्लास में फेल कर दिया गया, और मुझे कोई अफसोस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं था, अफसोस कहां से होगा। फिर मैंने दोबारा जब 11th और 12th मैंने प्राइवेट में, जब मैंने दोबारा 11th क्लास में एडमिशन लिया प्राइवेट स्कूल में, तो उन्होंने मुझे बहुत से ऑफर दिए कि आप आर्ट्स में आ जाओ, कॉमर्स में आ जाओ, फीस कम में हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, करनी है तो साइंस ही करनी है। और मैंने दोबारा से साइंस में पढ़ना शुरू किया, और मेरे अच्छे मार्क्स आए। ये 2016 की बात है, आज से 10 साल पहले। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज में कंटिन्यू करते हो तो आपको हो जाती है, टफ कुछ नहीं होता, बहुत इजी चीजें होती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आवर्धन की। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही आपका क्या होता है? आवर्धन होता है। अब प्रतिबिंब की लंबाई, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रोजेक्टर देखे हैं आपने? प्रोजेक्टर, कभी सिनेमा हॉल में गए हो? वहां पर क्या होता है, अब तो काफी टाइम हो गया, सही बताऊं तो मैं कभी सिनेमा हॉल में जाना पसंद ही नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार गया था, वो पहली और अंतिम बार था, उसके बाद मैं कभी सिनेमा हॉल नहीं गया। तो वहां पर क्या होता है, प्रोजेक्टर लगा होता है। प्रोजेक्टर तो होता है छोटा सा, बिल्कुल, उसमें डाटा फिट किया होता है, और सामने लगा होता है बड़ा बड़ा पर्दा होता है, एक बड़ा पर्दा लगा होता है, उस पर पूरा फोकस के साथ लाइटें गिराई जाती है, और वो आपको जो चीजें सामने दिखाई देती है वो बड़ी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई मान लीजिए वस्तु है। चलिए इसको करते हैं एक बार कंटिन्यू, फिर आपको और समझाता हूं। आवर्धन का मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए एक वस्तु है, आप हो, मैं हूं, कोई मान लो ये कोई बंदा है छोटा सा। ठीक है, अब इसका अपने प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बना इस शीट के ऊपर, इस शीट पर मैं इसका प्रतिबिंब बना रहा हूं। ठीक है, ये कोई शीट है, इस पर मैंने इसका प्रतिबिंब बना दिया, और प्रतिबिंब कितना बड़ा पड़ रहा है। कान छोटे हो गए ना बेचारे के, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, ये प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा बना दिया हमने। बनना तो यही है, पर हमने बड़ा बना दिया। हुआ क्या, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये चीजें आवर्धित हुई हैं। क्या हुई है? आवर्धित हुई है। तो क्या बोला है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, और वस्तु की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई कितनी है। इन दोनों की लंबाई को आप बटे में रखोगे, और बटे में रखना आपको पता है अनुपात होता है, अनुपात। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका
आवर्धन होगा कि वस्तु कितनी आवर्धित हुई है, वस्तु कितनी बड़ी हुई है, वस्तु कितनी आवर्धित हुई है या वस्तु कितनी बड़ी हुई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे आवर्धन को एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एम से। किससे लिखते हैं? एम से। तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की लंबाई, ये इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। यहां से आप अपने सवाल को कर सकते हो। 11th क्लास में इसको बहुत आगे बढ़ाया जाता है, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाया जाता है और बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। चलिए अब इसको करते हैं आगे कंटिन्यू। तो यहां तक आपको उत्तल दर्पण समझ में आ गया, अवतल दर्पण समझ में आ गया, आवर्धन भी आपको समझ में आ गया, वक्रता केंद्र, फोकस, दूरी, ये सारी चीजें मैंने आपको कंटिन्यू करके पढ़ा दी। अब अपनी बात करते हैं उत्तल दर्पण की। कौन से दर्पण की? उत्तल। उत्तल कौन सा होता है? बनाए सर उत्तल दर्पण तो कैसा होता है? यहां पर पॉलिश करूं या यहां पर करूं? सर यहां पर पॉलिश कर दो। लो भैया आपके कहने पर यहां पर पॉलिश कर दो। तो ये जो दर्पण मुझे प्राप्त हुआ, ये कैसा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, यानी कि इस पर अगर मैं कोई किरणें गिराऊं, प्रकाश की किरणें गिराऊं, तो मुझे प्रतिबिंब यानी कि मुझे सामने से प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में हमने यहां पर चर्चा करनी है। वस्तु को आप बिंब भी बोल सकते हो, वस्तु को आप वस्तु भी बोल सकते हो, यानी कि जिस चीज को आपका प्रतिबिंब बनाना है, जिसकी आपको इमेज बनानी है, वो आपको सामने रखनी पड़ेगी। तो इमेज भी दो तरीके से बनती है, एक तो आप चाहे सुबह उठ के शीशे में बना लो और एक अपनी मेहनत से बना लो। ठीक है। तो एक शायरी है इसी कांच पे कि हारी हुई बाजी फिर से खेलेंगे हम, टूटा हुआ कांच धारदार ही नहीं जानलेवा भी होता है। ठीक है, एक मिनट भाई, एक मिनट का समय दीजिए। ठीक है, चलिए अगला है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। ये आपको बात समझनी है, कहां बनता है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। हाँ जी। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि दर्पण के पीछे का मतलब क्या है? जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम शीशे पे सामने आते हैं शीशे के, और हमारी फोटो है ना, जो हमारी इमेज है, यानी कि ये बंदा, जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये शीशे के सामने खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बना है? दर्पण के पीछे बन रहा है। सवाल तो यही है। लेकिन आपके माइंड में एक चीज ये कंफ्यूज हो रहा है कि अगर मैं, अब आपके मन में जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके मन में रखो दर्पण के पीछे का मतलब ये है कि मैं इस दर्पण को उठाता हूं तो यहां से मुझे सामने एक बंदा और मिल जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस बात से तो आपको यही लग रहा है ना कि सदैव दर्पण के पीछे बनता है। एक समझने, देखो मैं नॉर्मल आपको समझाने की बात कर रहा हूं, हो सकता है आपको यह बात फालतू लगे। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां पर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इस दर्पण को यहां से हटा दूं तो क्या मुझे यहां सामने बंदा दिखाई दे जाएगा? क्या मैं सामने सुबह सुबह दर्पण के सामने जाता हूं, ऐसे खड़ा होता हूं, हेलो नरेंद्र कैसे हो, है ना? तो अब घर वालों ने कहा कि इसको दर्पण को हटा दो, मैंने दर्पण को हटाया, उसके सामने मुझे दूसरा नरेंद्र मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दर्पण प्रतिबिंब क्या है? दर्पण के पीछे है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चीजों को समझना, अब चीजों को समझना, उसके ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब कहां मिलेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में मिलेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो यहां मिलेगा। समझाऊंगा सारी बातें, टेंशन मत लो। वस्तु से छोटा बनेगा। अब यहां पर उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वो वस्तु से छोटा बनेगा, यानी कि वस्तु से छोटा। अब ये वस्तु है तो प्रतिबिंब आपका इतना ही बनेगा, बिल्कुल छोटा सा ये। और जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि हमें वस्तुएं छोटी क्यों दिखाई देती हैं आकार से ज्यादा, हमें वस्तुएं आकार से ज्यादा छोटी क्यों दिखाई देती है? हमारे आंखों में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, वो यहां पर बात भी लागू होती है। तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा और सीधा, सीधा।
अब आपको सर दर्पण तो प्रतिबिंब तो सीधा ही दिखाई देता है, अरे प्रतिबिंब उल्टे भी बनते हैं, प्रतिबिंब उल्टे भी बनते हैं। आज एक काम करना, आपके घर पे चम्मच होगा, जिस चम्मच में आप खाना डालते हो, यानी कि चम्मच में खाना डालकर आप उसमें खाते हो ना, तो जो चम्मच की तली होती है उसमें अपना मुंह देखना, आपको अपना मुंह उल्टा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो अवतल दर्पण की बात है, वो सारी अपने आगे करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या बात बोली है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जैसी आपकी इमेज है वैसी ही आपकी इमेज बनती है। हमारी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है, हमारी आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है आपको बताऊं? प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी कि आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, फोन को देख रहा हूं, ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो वो मेरे सामने देख रहा हूं ना, वो चीजें दिखाई तो मुझे सीधी दे रही है, दिखाई तो मुझे कैसे दे रही है, सीधी दे रही है, लेकिन वो मेरी रेटिना पर बनी है तो वो उल्टी बन गई, रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बना है, फिर वो मुझे सीधी कैसे दिखाई दे रही है? तो वहां से जो मेरी आइस की रेटिना है उससे तंत्रिका आवेग मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए हैं, तंत्रिका आवेग किसके साथ जुड़े हुए हैं? मस्तिष्क के साथ। तो वो मस्तिष्क उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है, किसको? मस्तिष्क उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। लो जी, आभासी का मतलब आभास होता है सिर्फ। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। अब देखो, वास्तविक और आभासी में दोनों आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये कोई वस्तु है, ये व्हाइट बोर्ड है, मानते हो इस बात को, ये वस्तु है। अब ये मुझे दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि इस रूम में लाइट है, इस लाइट की में क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन। वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, ये मैंने लाइट वाले चैप्टर में आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये मेरी आंखों पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, मुझे दिखाई दे रही है। अब क्या मैं इसको छू सकता हूं या नहीं छू सकता? छू सकता हूं, हेलो, इसे बातें भी कर सकता हूं, है ना। ये सारी बातें, मतलब इससे मैं मोस्टली ये हार्ड है, इसे मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, इसे महसूस कर सकता हूं। अगर हमें ऐसा कोई दर्पण प्राप्त हो, ऐसा कोई, सॉरी दर्पण नहीं, ऐसा कोई प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब कैसा? आप मिरर में अपनी फोटो देखते हो, आपको मिरर में फोटो कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल सीधी फोटो दिखाई देती है, बिल्कुल। क्या आप अब उसके सामने हेलो ऐसे बातें करते रहोगे? करते रहोगे तो क्या आप उस बंदे को छू सकते हो जो आपके मिरर में सामने है? नहीं। क्या उसे महसूस कर सकते हो? नहीं। सिर्फ आप उसे देख सकते हो, उसका आभास होगा भाई हाँ सामने कोई है, आभास होता है सिर्फ उसका भाई हाँ सामने हमारे कोई बंदा है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये आपको बातें समझ में आ गई। देखो, एक ही लाइन में इतनी बातें मैंने आपको बता दी, क्लास काफी लेंथी जा रही है, पर कोई बात नहीं, एक ही क्लास में सारा अपने टॉपिक कवर कर लेंगे। क्या बोला है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, उसके ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। यदि किसी वस्तु को उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाई जाए, अब आप क्या करो, उत्तल दर्पण है, वस्तु से दूरी बढ़ा दो तो दर्पण में बने आभासी व सीधे प्रतिबिंब और छोटा बनता रहेगा। प्रतिबिंब दूरी बढ़ाने पर क्या होगा? और छोटा बनता रहेगा। प्रतिबिंब क्या बनता रहेगा? और दूरी बढ़ाने पर, यानी कि वस्तु और उत्तल दर्पण से दूरी, आप उत्तल दर्पण और वस्तु से अगर आप दूरी बढ़ाते जाओगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो और छोटा होता जाएगा, ठीक है। उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव के फोकस की ओर खिसकती है, उसकी स्थिति अब फोकस की ओर खिसकती है। अब देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। प्रतिबिंब बनता कैसे, ये आपको डायग्राम आपको लग रहे होंगे पता नहीं क्या फालतू से बना रखे हैं, लेकिन आपको मजा आएगा पढ़ने में। इतनी बातें अगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो, क्योंकि मैंने अपना इतनी गर्मी में पूरा डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, इतना भी डेडिकेशन की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, वो बोलते हैं ना क्या, कॉन्फिडेंस ऐसे कुछ, कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ डिप्रेशन का, मुझे परेशान मत करो मैं डिप्रेशन में हूं, क्या डिप्रेशन की स्पेलिंग सुना क्या? नहीं नहीं, मैं सैड हूं, SAD। वो चीज मैं कह रहा हूं कि मैं डेडिकेशन से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे डेडिकेशन की स्पेलिंग नहीं आती। चलिए, कौन से दर्पण की बात कर रहे थे हम? उत्तल दर्पण की। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाते हैं, ये बना दिया वस्तु। अब देखो, अब ये गोलाई तो है, तो ये फोकस वगैरह वो सारे कहां बनेंगे? इधर ही बनेंगे, आगे तो बनने से रहे। तो इस बिंदु को मैं क्या नाम दूं? P।
मैंने क्या बोला, इस बिंदु को क्या नाम दूं। अब आप बोलोगे कि सर पहले सिरे था, इस प्यार को क्या नाम दूं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा चलिए कोई बात नहीं। सी, ये इसका मान लीजिए वक्रता के अंदर सी हो गया, और इन दोनों के जो मिड का पॉइंट है ये आपका एफ हो गया। फोकस। अब वस्तु सीधी सी बात है, इसके यहां से तो वस्तु मैं रखने से रहा, दर्पण के पीछे रखने का मतलब एक वस्तु दर्पण के आगे रखी जाएगी। ये है आपका उत्तल दर्पण। वस्तु का नाम है ए बी। क्या नाम है वस्तु का? ए और बी नाम वस्तु का है। अब इस वस्तु की जो किरणें हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट किरण है, ये बिल्कुल मिड में जा रही है, तो ये इसकी जानने वाली किरण है। तो क्या ये परावर्तित होगी तो इधर उधर होगी? नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल मिड में गई है, तो इसकी स्थिति भी ऐसे की ऐसी रहेगी। लेकिन इसकी स्थिति, क्योंकि यहां से दर्पण में क्या है, गोलाई है। ध्यान से देखना, ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है, ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी आई है, लेकिन यहां पर क्या है, गोलाई है, थोड़ा सा दर्पण तिरछा हो गया, तो ये इसका जो आपका क्या नाम है, परावर्तित होगी ये किरण, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। हो गई। अब ऐसे करते करते किरणें तो यहां से भी निकली हैं, तो वो किरणें भी परावर्तित हो जाएंगी। लेकिन अपने इस अंतिम किरण की बात करेंगे, इस किरण, इस तरह से किरणें परावर्तित होती रहेंगी, वो सारी की सारी। अब समझना, ऐसे ज्यादा किरणें बनाकर अपने इसको डायग्राम को या इस कंसेप्ट को कंफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने दो ही किरणें बना दी, एक तो बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक, ये किरणों का पूरा पैकेट जा रहा है। ऐसे नहीं कि दो ही किरणें हैं वस्तु, ये पूरा का पूरा पैकेट जा रहा है किरणों का। ठीक है, तो अब ये अगर मैं इसका क्या करूं, थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करेंगे, क्योंकि दर्पण कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, तो अपने इमेजिनेशन ही तो करेंगे। क्योंकि किरण अगर इसको मैं पीछे की ओर मिलाऊं, तो ये कहां पर आती है, ये फोकस पर आती है। कहां पर आती है? इस किरण को अगर मैं पीछे की ओर खींचूंगा, ये देखो मैंने पूरी किरण नहीं बनाई, क्योंकि किरण इसकी ये तो परावर्तित होगी, लेकिन इस किरण को अगर मैं सीधा करूं तो ये बिल्कुल फोकस पर आएगी। कहां पर आएगी? बिल्कुल फोकस पर आएगी। और ये किरण है जो इधर की ओर, ये वापस जाएगी, क्योंकि यहां से भी तो किरण निकली है। इसको मैं मिलाऊं तो ये अपना केंद्र। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिली है किरणें, ये किरण और ये किरण दोनों मिली हैं, यहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनाया था, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? फिर सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। अब ये था वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब कैसा है? छोटा। प्रतिबिंब कैसा है? ध्यान से देखो, ये आपका क्या है? प्रतिबिंब है, और ये आपकी क्या है? वस्तु है। ये आपकी वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पी भी बता दिया, ये ए भी वस्तु होगी, ये किरणें जाएंगी, तो इसको आप बैक करोगे तो आपको ये आभासी। अब मैंने यहां पर ये बैक क्यों किया? क्योंकि मुझे प्रतिबिंब बनाना, आभासी है ये, वास्तविक नहीं है, आभासी है। ठीक है, इसलिए इसको डॉट डॉट से मैंने दिखाया है। ठीक है, अब इसका उपयोग, यानी कि उत्तल दर्पण का हम उपयोग कहां पर करते हैं, और अपने डेली रूटीन में उपयोग करते हैं इसको। डेली रूटीन में, डेली रूटीन में आप इसका उपयोग करते हो, आपको पता भी होगा भी हाँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको भी कंटिन्यू। चलिए, पेशेंस बना के रखो। बड़ी वस्तुओं को छोटे प्रतिबिंब बनाने में, बड़ी वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाने, कोई बड़ी वस्तु है उसके छोटे 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 प्रतिबिंब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कौन से? उत्तल दर्पणों का। दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, यानी कि ये अब छोटा प्रतिबिंब बनेगा, एरिया छोटा होगा, छोटे प्रतिबिंब बनेंगे, तो जो चीजें होंगी वो बाहर की वो ज्यादा कवर होंगी, चीजें ज्यादा कवर होंगी, क्योंकि प्रतिबिंब छोटे छोटे बनेंगे। अब सीधी सी बात है, एक तो मैं यहां पर बड़े बड़े अक्षर लिख दूं। अब जैसे इतनी जगह पर एक तो मुझे बड़े अगर मैं अक्षर लिखूंगा तो ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया और एफ लिख दिया। तो कम चीजें मैंने बनाई, लेकिन यही मैं छोटी छोटी चीजें लिखूं, ए बी सी डी, इस तरह से तो मैं बहुत ज्यादा चीजें लिख सकता हूं। ठीक है, यही बात इस कंसेप्ट में है। इसका दृष्टि प्रतिबिंब छोटा बनता है वस्तु से, तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है। वाहनों के साइड में लगाया जाता है। लो जी, वाहनों के साइड मिरर आपने देखे होंगे, बाइक के अंदर, गाड़ियों के अंदर जो साइड में मिरर लगे होते हैं। आप बाइक चलाते हो तो आप दो साइडों में मिरर लगे, तो एक साइड में आप सड़क को देखते हो, पीछे से सड़क को देखते हो,
सड़क को क्यों देखते हो? क्योंकि आपको उससे पता लगता है, आप जैसे इस तरह से बाइक चला रहे हो, इधर साइड में मिरर लगा होता है, आप एक नजर सामने एक नजर इधर, एक नजर सामने एक नजर इधर, इससे आपको आइडिया होता है, क्योंकि वो पीछे से, अब सड़क काफी बड़ी होती है तो वो छोटी छोटी प्रतिबिंब बनाते, तो आपको पता लग जाता है हम भी पीछे से कोई साधन आ रहा है, इसलिए उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं किसमें? वाहनों में साइड मिरर। तो यहां पर आपका क्वेश्चन बनता है, प्रकाश सड़क पर लगे प्रकाश परावर्तक लैंप, सड़क पर भी परावर्तक लैंप होते हैं जहां पर आपको जानकारी दी जाती है, प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं, ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। तो यहां पर सीधी सी बात है, एक ही क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप कह सकते हो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। ये आपको समझ में आ गया है। अब अपने चलते हैं कौन से दर्पण पर? अब अपने चलते हैं अवतल दर्पण। बहुत मजेदार क्लास हुई है, बहुत ही शानदार क्लास, यहां से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है आपकी। ठीक है, अपने पढ़ाए हुए पे फुल कॉन्फिडेंटल हूं मैं। आज इतनी गर्मी में पंखा कूलर सब बंद कर रखा है, फिर भी पढ़ा रहे हैं लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है क्लास को पढ़ाने में, है ना। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की कुछ 6 परिस्थितियां बनती हैं। कितनी परिस्थितियां बनती हैं? अवतल दर्पण की कुल 6 परिस्थितियां बनती हैं। तो 6 परिस्थितियां देखते हैं। पहली परिस्थिति, अगर वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। ठीक है, तो पहले अवतल दर्पण बनाएंगे अपने, ये बना दिया अवतल दर्पण। अब सीधी सी बात है, फोकस होगा, केंद्र होगा, सारी की सारी चीजें इधर ही साइड होंगी और वस्तु भी इधर ही साइड होंगी, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज होता है। उसमें तो क्या होता है, चीजें अलग होती हैं। इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे? मैं सबसे पहले यहां पर बनाता हूं P यानी कि पोल, उसके बाद में F यानी कि फोकस, और उसके बाद में C यानी कि सेंटर पॉइंट। अब वस्तु अनंत पर है, मुझे नहीं पता वस्तु कितनी दूर है। वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। अब वस्तु की किरणें यहां पर आकर सीधी टकरा रही हैं डायरेक्ट। अब सीधी सी बात है, अपवर्तन तो होने से परावर्तन ही होगा, तो ये किरणें परावर्तन के द्वारा सारी की सारी कहां मिलती हैं? फोकस पर। कहां मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? फोकस बिंदु पर। वस्तु अगर अनंत पर हो तो जो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो कहां पर होती है? फोकस पर। नोट करो साथ के साथ। तो प्रतिबिंब की फोकस पर स्थिति, अब प्रतिबिंब कहां होगा? तो फोकस में वक्रता केंद्र के बीच होगा। आकार कैसा होता है? आकार होता है छोटा, ठीक है, छोटा होता है। प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर और आकार होता है बहुत छोटा, छोटा नहीं है, बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा आकार होता है। उसके बाद में प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है, प्यारे बच्चों याद रखना है, वास्तविक और उल्टा। स्टार लगाओ इसको। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इस कंडीशन में जो मैंने अभी आपको बताई थी ना चम्मच वाली, वो ये कंडीशन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? पहला कंसेप्ट क्लियर? ये देखो डायग्राम, मैंने साइड में डायग्राम बनाई लेकिन मैंने आपको डायग्राम को समझा दिया। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है, आकार कैसा है? बहुत छोटा है, प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा। साथ के साथ मैं मिटाता चलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट न हो। पहली कंडीशन आपकी क्लियर होगी कि वस्तु कहां पर हो? अगर वस्तु अनंत पर हो। अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन क्या है? वस्तु अनंत पर हो, ये हमने देख लिया। वस्तु अनंत पर है, ये हमने देख लिया, पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं। चलिए अगले पॉइंट, अगले दूसरी पर बात करते हैं। अब वस्तु कहां पर है? अब वस्तु है कहां पर है? वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। सी व अनंत के बीच वस्तु रखें तो वही क्या करो? सबसे पहले अवतल दर्पण बनाओ, बनाओ फटाफट फटाफट बनाओ, फटाफट फटाफट जितनी उसकी जल्दी बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। ये आपका पी पॉइंट, ये आपका एफ पॉइंट और ये आपका सी पॉइंट। सी व अनंत के बीच, यानी कि वस्तु कहां पर है? अब ये इधर तो अनंत ही रहेगा, तो वस्तु को मैं यहां रख देता हूं। यहां रखा, ठीक है सर, रख दिया।
वस्तु का नाम दे दिया ए और बी। क्या नाम दिया वस्तु का? ए और बी। तो ये किरण टकराएगी और ये कहां से वापस आएगी? ये आपकी पहली किरण कहां से वापस आएगी? ये वाली किरण आपको पता है ये इधर आएगी, क्योंकि ये किरणों, अब देखो ये कौन सा दर्पण अभी सारी है, तो ये किरणों को सिकोड़ता है। उत्तल दर्पण होता तो वो किरणों को फैलाता। उत्तल दर्पण में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ऊपर की ओर किरणों को भेजा था, यहां पर किरणों को सिकोड़ रहा है। ये आ गई यहां पर, इस किरण को मैंने यहां पर बुला लिया, ठीक है। और इस किरण को अगर मैं इधर जाऊंगा तो ये सेंटर से गुजरेगी। कहां पर गुजरेगी? सेंटर पर। अब ये तो वापस की वापस ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहां से गुजरेगी? ये किरण गुजरेगी अपनी सी से। किससे गुजरेगी? सी से। उसके बाद में तो ये जो प्रतिबिंब बना है यहां पर पॉइंट, तो ये यहां पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा है? ए और बी, यानी कि ए और बी। तो प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब कैसा था? ए और बी था ऊपर की ओर, लेकिन प्रतिबिंब बना ए और बी, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना आपका? उल्टा बना। कैसा बना? प्रतिबिंब वक्रता के अंदर, और प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा। और कैसा बनेगा? वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये बात तो आपको यहां से क्लियर हो गई। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ये एक एक पॉइंट को समझो प्यारे बच्चों, ये ए और बी बिंब है और यहां पर ए और बी नीचे है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा हो गया। इस चीज को नजरअंदाज मत करना, ठीक है। अब देखो आपने ये डायग्राम बना दिया, तो अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी कि ये प्रतिबिंब है कहां? तो ये तो एक तो केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि सी व एफ के बीच में बना है। सी व एफ के बीच। और प्रतिबिंब बना कैसा है? छोटा। कैसा बना है? बहुत छोटा नहीं है, छोटा है। बिंब से छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। बोरिंग लग रहा होगा आपको, मुझे पता है बोरिंग लग रहा है, लेकिन बोरिंग बनाना नहीं है। यहां से एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। आरबीएससी बोर्ड 10th की जो साइंस है वहां से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। हमें जब मैं 10th में था तो हमें भी बहुत बोरिंग लगी थी इसमें, और मैं चाहता हूं जो गलतियां मैंने की है वो आप न करें, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, ठीक है। इसी वजह से अभी तक मैं इसको क्लास को आराम से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो फटाफट में निपटा देता। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब दो कंडीशन हमने पढ़ ली, अब कंडीशन तीसरी देखते हैं कि तीसरी कंडीशन में क्या होगा। नहीं तो मैं सीधा ये डायग्राम मैंने बना रखे थे, सीधा आपको समझा देता, हाँ ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, बात खत्म हो जाती, लेकिन मैंने नहीं करवाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे आपको समझानी है एक एक चीज। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है अगर वस्तु सी पर हो। वस्तु कहां पर हो? सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो। बनाओ वही डायग्राम, एक डायग्राम तो यही रहेगा सेम। तो उसके बाद में पी वही का वही, एफ वही का वही, और सी वही का वही। अब वस्तु कहां बैठी है? अब वस्तु बैठी है सी पर, यानी कि ए और बी वस्तु का नाम है, ठीक है सर। ए और बी हमने वस्तु को बना दिया। अब पहली बार तो ये कहीं से भी जाए ये एफ से गुजरेगी, दूसरी भी एफ से गुजरेगी, और उसके बाद में ये आएगी यहां से वापस, ये आएगी यहां से वापस, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ये मैंने छोटा बनाया है किसी कारणवश, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, लेकिन जो आपका डायग्राम आगे समझा देता हूं। ये देखो ये सी और ए, ये ए और बी वस्तु हो गई, ये यहां से आई, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पास सी बना है, ए बी ई सी, ठीक है। ये हो गया, वक्रता केंद्र पर है और समान आकार का है, वक्रता केंद्र पर है। तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो भी आपका काम बनेगा इसी वक्रता केंद्र पर बनेगा। कुछ इस तरह से अपने इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम मैंने छोटे बना दिए, लेकिन आप इसको जब एक्यूरेट दूरी और एक्यूरेट आप करके बनाते हो ना, तब ये यही बनेगा, ठीक है। तो वस्तु ए और बी। अब ध्यान से देखो, वस्तु ये है आपका वस्तु और ये है आपका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वस्तु से डायरेक्ट उल्टा, दोनों का आकार समान और कैसा है? वास्तविक। तीन बातें, आकार कैसा है प्रतिबिंब का? समान है। प्रतिबिंब बना कैसा है? उल्टा बना है। और है कैसा? वास्तविक। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? स्थिति भी सी पर ही है। ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सेम टू सेम बना दो, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट उसको अगर वो पूछ लेना कि अगर वस्तु अवतल दर्पण पर, अगर वो आपसे पूछ ले कि अवतल दर्पण पर अगर वस्तु
वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कुछ नहीं करना, सीधा बता देना कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आकार भी सेम होगा और प्रतिबिंब की स्थिति भी क्या होगी, सेंटर पर ही होगी। कोई चेंज नहीं करना, बस ऐसे डब्बा सा बना के छोड़ना, आपका काम हो जाएगा, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। ठीक है, चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन क्या बनती है उसको देखते हैं। चौथी कंडीशन आपकी क्या बनती है उसको थोड़ा सा देखते हैं, माइक ना बंद हो जाए बीच में। चलिए, चौथी कंडीशन है अगर वस्तु कहां पर हो, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में हो। अब वस्तु कहां पर है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है कौन, वस्तु। तो बनाओ फिर फटाफट वही डायग्राम। ये आपने P बना दिया, P बना दिया तो यहां पर आप फोकस बना दो, फोकस बना दिया तो यहां पर आप वक्रता केंद्र बना दो, वस्तु को रख दो यहां पे A और B। निकालो वस्तु को कहां जाएगी, पहला इसको आप डायरेक्ट F से गुजार दो, दूसरी अब पहली किरण आपने यहां से इसको डायरेक्ट गुजार दी, दूसरी बात अब ये विकिरण होगी जो इसको सीधी जाएगी तो ये वापस आएगी। ठीक है, ये यहां पर गई, ये यहां पर गई, ठीक है। अब अगली विकिरण, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इधर की ओर, इधर की ओर, तो ये वापस आकर पीछे की ओर कहां मिलेगी, इस तरह से। और मैं इसको मिला देता हूं, वही बात है जगह कम है ना, इस वजह से यहां पर इसको मिला देता हूं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपका प्रतिबिंब हो गया बी और ए। तो प्रतिबिंब कैसा बना, ए और बी था प्रतिबिंब, बिंब था ए और बी, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा, वास्तविक आकार में कैसा है, बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, यहां पर हमने बड़ा बना दिया। ठीक है, और सी के अनंत के बीच में है। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये सेंटर पॉइंट और ये अनंत, तो इसकी स्थिति क्या होगी, सी व अनंत के बीच। किसकी स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, किसकी स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो ये आपको अगर इसको नोट्स बनाकर अगर आप करोगे ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, साथ के साथ इसको बनाते चलो। अगर इसको क्लास को आपने अपने पूरे डेडिकेशन के साथ देखा है तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको सारी चीजें याद भी हो गई, याद भी हो गई होंगी। एक बार घर पर जाकर इसको, अभी आप मुझे पता है लाइब्रेरी में बैठे इस क्लास को देख रहे हो, तो घर पर जाकर इसको एक बार और बना लेना। ठीक है, चलिए खुद इसे बनाने का प्रयास करना। उसके बाद में है ई ऑप्शन, ई वाला देखते हैं, दोबारा बनाए, ई वाला बना ही लेते हैं, इतने बना लिए थे ना, क्यों ऐसी लास्ट में। अब वस्तु कहां है, वस्तु है अपनी फोकस पर, कहां पर है वस्तु, फोकस पर है वस्तु। इस बार वस्तु को कहां पर रखते हैं, वस्तु को पूरा फोकस पर रखते हैं। लो भाई, ये वस्तु है ए और बी, इसको फोकस पे रख दिया। ठीक है, फोकस पे रखने के बाद में इसका ये यहां से, ये यहां से गुजरेगी और ये पीछे वाली यहां से, बस। ठीक है, तो अनंत पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, पता नहीं कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। उसके बाद में ये आपका हो गया। इसके बाद में लास्ट है आपका एफ, इसको ध्यान से देख लो बस, 1 मिनट की बात और है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, 1 मिनट बस, मात्र आपका 1 मिनट का समय और लेंगे, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अगली बात क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस व ध्रुव के बीच अगर आपकी वस्तु हो, वस्तु कहां पर हो आपकी, पी एफ सी, वस्तु किसके बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी कि वस्तु को अगर मैंने यहां पर रखा है, वस्तु का नाम ए और बी, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाते चलिए, आपको ये डायग्राम रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पहली कहां पर, यहां से, और ये वापस आएगी ए से, पहली किरण, दूसरी यहां से टकराएगी, यहां से काफी लेंथ। अब इसको मैं अगर पीछे की ओर बढ़ाऊंगा इस तरह से, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वो काफी बड़ा बनेगा, ए और बी। तो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, ये आपको स्टार लगा लेना, एफ वाला, एक तो आप ई वाला और एक एफ वाला स्टार लगाना, क्यों, अगर वस्तु कहां पर हो, फोकस व ध्रुव के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है सीधा,
यहां पर देखो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ध्यान से देखो सीधा बन रहा है प्रतिबिंब। और कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। क्यों बन रहा है आभासी? क्योंकि दर्पण के पीछे, तो जितने भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं वो आभासी होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरा गर्मी में बुरा हाल हो चुका है, कोई बात नहीं। आपको क्लास पसंद आई हो, आपको क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है। यहां पर हमने दर्पण वाला एक क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। हम प्रयास करेंगे अगली क्लास में आपको पूरा का पूरा लेंस वाला टॉपिक करवाने का। पूरा प्रयास रहेगा हमारा आपको लेंस वाला टॉपिक करवाने का। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, बहुत ही मजेदार आपकी पहली ऐसी यूट्यूब पर क्लास है जो एक टॉपिक में मैंने वन शॉट में इतनी लंबी क्लास देकर आपको कंप्लीट करवाया है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।